के लिए MBC Bearings, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और मेरे साथ है 125 करोड़ से ज्यादा क्रिकेट फैंस के मन में चल रहा वो सवाल कि अगला कप्तान कौन। अब साहब वर्ल्ड कप जीत लिए, उसकी खुमारी से भी थोड़ा थोड़ा बाहर निकल आए हैं। वो चीज़ अब पचने लगी है कि हाँ, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं और हमने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, एक बार और वर्ल्ड कप जीत लिया है, हमारे खिलाड़ी चैंपियन है। ये सब कुछ अब धीरे धीरे पच गया है। अब ये सब समझ में आने लगा है। थोड़ा सा टाइम जो लगता है वो अब बीत चुका है। अब आगे की परिस्थितियां क्या हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है, उस पर चर्चा करने का समय है। और ये चर्चा हमारे यहाँ ही नहीं शुरू हुई है, बोर्ड में भी शुरू हो गई होगी, सिलेक्टर्स में भी शुरू हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई खाली हाथ पर हाथ रख के बैठने वाला नहीं है। सबको पता है क्रिकेट है, लगातार एक टूर्नामेंट जीत लिया है, अब अगले की तैयारी करनी है। और मुझे लगता है आयुष, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही होगा कि T20 में जो कप्तानी छोड़ी, कह लीजिए या कह लीजिए संन्यास लेने के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, अब अगला कप्तान कौन होगा। और मेरे ख्याल से 3 जो तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और मेरे ख्याल से क्रम भी हमने जो रखा है वो क्रम बिल्कुल सही रखा है। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, इन्हीं नामों पर विचार होगा। कोई और नाम आप इसमें जोड़ना चाहते हैं क्या? सर, एक नाम जसप्रीत बुमराह। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह एक बहुत ही आइडियल खिलाड़ी हैं, जो इस सिचुएशन में बहुत शांत रहते हैं, अच्छे कप्तान हैं। लेकिन मुझे लगता है टेस्ट मैच में शायद उनको कप्तानी मिल सकती है अगर रोहित छोड़ते हैं तो। लेकिन यहाँ पे हार्दिक पांड्या ही है सर, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या हैं। और ऋषभ पंत पे भी नजरें रहेंगी, ऋषभ पंत भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो 3 प्रोबेबल नाम आपने लिए हैं, इसमें सबसे सूटेड नाम सर हार्दिक पांड्या का होगा। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से भारतीय टीम की, चाहे IPL में भी आप कप्तानी कर ले, ठीक है, एक सीजन उनका थोड़ा सा अलग चला गया, खराब चला गया आप कहेंगे, लेकिन ये चीजें होती हैं। जब आप उन्होंने खुद भी बोला कि भाई पिछले 6 महीने में मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो गया है, तो ये सारी चीजें आती जाती रहती हैं। लेकिन जिस तरीके से क्रंच मोमेंट पे हार्दिक पांड्या ने कामनेस दिखाई है, और एक बार नहीं दिखाई है, बड़े बड़े मैचों में लगातार प्रदर्शन करते हुए आए हैं। वो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से करते आते हैं। और हमेशा जब भी आप देखिए गेंदबाजों से डिस्कशन हो रहा होता है कि अगली गेंद क्या डाल सकते हैं क्रंच मोमेंट पे, तो वहां पे गेंदबाज के साथ रोहित तो होते ही थे, उनके अलावा अगर आप देखेंगे हार्दिक पांड्या भी आसपास रहते थे। तो हमेशा से वो इनपुट मुंबई इंडियंस के लिए हो, अपने गुजरात टाइटंस के लिए हो, या फिर अब दोबारा मुंबई में आ गए हैं और भारतीय टीम की बात भी करें, तो हर जगह उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है और माहौल भी लाइट करके रखते हैं, खिलाड़ियों को अच्छा मोटिवेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि सर हार्दिक पांड्या पे बिल्कुल भारतीय टीम को जाना चाहिए अगर अगले कप्तान की बात है तो। मुझे इसमें आयुष एक चीज लगती है, मैं अपना पॉइंट रखता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस ब्रॉडकास्ट को लेकर। और ये पॉइंट मैं इसलिए भी रख रहा हूं कि जो सब्सक्राइबर्स हमसे सहमत हैं वो कमेंट में जाकर बताएं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो उनको लगता है क्या कि ठीक है नहीं। मुझे लगता है कि शायद बुमराह को अगर कप्तानी के तौर पर सोचा जाएगा तो टेस्ट के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह भी उस कगार पर है या उस जगह पर है अपने करियर में जहां वो भी बहुत जल्दी ही T20 को अलविदा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि T20 बहुत लंबा खेल के वो ग्रेट प्लेयर नहीं बन सकते। वो बहुत अच्छे बॉलर हो सकते हैं, चैंपियन बॉलर हो सकते हैं, वो हैं वर्ल्ड नंबर 1, उनको सब कोई कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो होता है ना कि ग्रेट बॉलर अब तभी बनेंगे जब आप टेस्ट क्रिकेट में जाकर और अच्छा परफॉर्म करेंगे, और वो वहां पर भी परफॉर्म कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद जसप्रीत बुमराह के मन से भी कोई पूछे कि भाई हम ऑप्शन ए आपको कप्तान बनाना चाहते हैं, आप कप्तान बन जाइए T20 के, और दूसरा ऑप्शन भी कि हम चाहते हैं आप एक 2-3 साल जो अभी आपकी क्रिकेट बची हुई है उसमें आप हमारे टेस्ट टीम को संभालिए। जब भी रोहित शर्मा टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ेंगे, तो मुझे पता नहीं क्यों ये मेरी गट फीलिंग है, बुमराह टेस्ट की कैप्टेंसी को ज्यादा प्रेफर करेंगे और वो ज्यादा सूट भी करती है उनको जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं। चलिए खैर, अब आपको बताते हैं कि सारी स्थितियां जो हुई वो हुई कैसे। युवा खिलाड़ियों को जगह देने के लिए इस वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान कर दिया। ये आप जानते हैं, जिस तरह से वो मिक्स्ड फीलिंग थी, लेकिन हुआ तो है और उसको स्वीकार करना चाहिए। 2 साल बाद भारत में T20 वर्ल्ड कप होना है, और एक अच्छी टीम, एक बड़ी टीम, एक प्रोफेशनल टीम यही होती है कि वो 2 साल बाद, यानी
365 के बाद जो है तैयारी उसकी आज से ही शुरू कर दे। दोनों ओपनिंग की जिम्मेदारी इस वर्ल्ड कप में निभा रहे थे, लेकिन अब टॉप ऑर्डर में जो विकल्प बने हैं, कप्तानी का तो जो विकल्प है वो तो हमने आपको बताया ही, उसके साथ ही साथ टॉप ऑर्डर में भी वो जगह बनी है जहां पर अब आपको वो खिलाड़ी जो बाहर बैठ रहे थे, काबिलियत के बावजूद उनको बाहर बैठना पड़ रहा था, वो खिलाड़ी भी अब वापस आपको मैदान में पसीना बहाते दिखाई देंगे। नए कोच की देखरेख में तैयार होगी युवा टीम, और वो नए कोच जो सबसे ज्यादा चर्चा में जिनका नाम है वो गौतम गंभीर ही हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि वो लगभग तय है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसकी नहीं हुई है। तो ये हो गई कहानी। अब लेकिन इसके पहले और थोड़ा सा इन ऑप्शंस पर बात करें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सूर्य कुमार यादव ने बताई है, वो बात भी आपको बता देते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब मैच जीत गए और उसके बाद किस तरह की बातचीत हो रही थी विराट और रोहित शर्मा को लेकर, ऐसे मोमेंट पर खेल को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि उन्होंने इतने बड़े मौके पर खेल को अलविदा कहा है। जब वे लोग डगआउट ड्रेसिंग रूम में बैठे थे तब हम लोग यही बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी 1.5 साल है, 2 साल बाद भारत में ही वर्ल्ड कप है, तो सब अगल बगल खड़े होकर यही बोल रहे थे कि ये सब बातें मत करो, अगले साल देखेंगे। लेकिन दोनों ने शायद मन बना लिया था और पहले से ही बनाया हुआ था। मुझे लगता है इससे बढ़िया मौका नहीं होता। चलिए हम उन ऑप्शंस पर बात करें आयुष, और ये तलाशें उन बिग शूज को फिल करने वाले प्लेयर्स कौन से होंगे, उस पर बातचीत करें। उससे पहले ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सूर्या कि दोनों ने मन बना लिया था कि मतलब ट्रॉफी हाथ में आए तो मतलब ये ईश्वर का आशीर्वाद मानेंगे, उसकी शुभकामनाएं, उसकी विशेष मानेंगे, तब अनाउंस करेंगे। नहीं भी आई तो अनाउंस कर देंगे, क्योंकि इससे अच्छा मौका, इससे ज्यादा पीक आप नहीं देख सकते। मतलब इससे अच्छा फेयरवेल अब और क्या ही होगा। एग्जैक्टली सर, देखिए मैं तो बार बार कहता हूं कि एक खिलाड़ी के तौर पे 2 मोमेंट्स आपके लाइफ में बहुत क्रंच होते हैं कि कब आपको पहली बार भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिलता है। इंडिया में इतना सारा टैलेंट है, लेकिन मौका खेलने का सबको मिल जाता है, लेकिन समय पे एक अच्छे तरीके से विदाई सबको नहीं मिल पाती है। सर हमारे देश में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वीरेंद्र सहवाग की बात कर लीजिए, हरभजन सिंह की बात कर लीजिए, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इतने बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं अपने दौर के, लेकिन जब थोड़ी सी फॉर्म में डिप आई, उम्र हुई, एक बार टीम से बाहर गए, उसके बाद कमबैक का शायद कभी मौका मिल ही नहीं पाया। और ये चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है खिलाड़ी के तौर पे बहुत टीस होती होगी अंदर कि यार एक फाइनल बिड अड्यू जो हम कहते हैं, एक फाइनल मुकाबला, फेयरवेल मुकाबला शायद नहीं खेल पाए देश के लिए। ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी के तौर पे इससे बेहतरीन फेयरवेल आपको नहीं मिल सकता था। आपने आखिरी मैच खेला, आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया, और रोहित शर्मा की बात करें तो आप आखिरी मैच में कप्तान थे टीम के, एंड चेरी ऑन टॉप वाली बात हो गई कि हमने ट्रॉफी भी जीत ली। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद आपने बड़े आराम से इस फॉर्मेट को अलविदा कहा। ठीक है सर, जो बाकी खिलाड़ी हैं कि मतलब इर्द गिर्द जितने लोग थे उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल मन वो बना चुके थे। विराट कोहली ने सबसे पहली बात यही कही सर कि नो सरप्राइज, मतलब इस पर कोई सरप्राइज तो था नहीं। हम दोनों ने इनफैक्ट उन्होंने केवल अपनी बात कही कि भाई मुझे पता था कि मुझे रिटायरमेंट लेनी है इस फॉर्मेट से, इस फॉर्मेट में अब आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, फिर चाहे ये ट्रॉफी आती नहीं भी आती तो भी मुझे यही करना था। तो पहले से मन बना लिया था। और ठीक है, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अब अगले दौर की तरफ बढ़ने का समय आ चुका है, वो ट्रांजिशन फेज आ चुका है। और ओपनर्स स्पेशली, क्योंकि चूंकि इन दोनों ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी T20 क्रिकेट में, या आप बहुत कह लें वन डाउन की बात कर लें, तो यहाँ पे जो टॉप स्पॉट है वहां पे अब जो जितने सारे टैलेंट हमारे पास है, अंडर 19 से निकल के आए हैं, IPL से निकल के आए हैं, उनके पास अब एक मौका है, वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। लगातार अब ये ट्रायल एंड टेस्ट का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा, और देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब 1.5 साल 2 साल बाद के आसपास जब अगला T20 वर्ल्ड कप होगा तो वहां पे इन दोनों की जो बड़े शूज है जो आपने कहा सर, उसको कौन फिल करता नजर आता है। मैं तो एक बात बताऊं आयुष, पता नहीं, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये फैसला उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में नहीं किया था। ये फैसला कि हम छोड़ देंगे इस फॉर्मेट को, ये 19 नवंबर की रात 2023 को जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप हारी, और उसके बाद जब ये प्रस्ताव गया बोर्ड की तरफ से, सेलेक्टर्स की तरफ से कि आप T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी संभाल लीजिए, इस हमारे मिशन को जो यहाँ पर डेंट लग गया, हम फाइनल हार गए, हम एक प्रयास और करना चाहते हैं, और आपने जिस तरह से हमें फाइनल में पहुंचाया अपनी कप्तानी में, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ ही जाएं। और वहां रोहित शर्मा ने कहा होगा फिर मुझे विराट कोहली भी चाहिए, और वहां पर ये जब सहमति बनी हुई होगी ना, तभी रोहित और विराट ने कहा होगा यार एक लास्ट ट्राई मार के देखते हैं, अगर अपना बेस्ट करके देखते हैं, बाकी जो ऊपर वाले की हम बात जो कर रहे थे कि जो ऊपर से ब्लेसिंग्स आती हैं वो आ गई तो वो हम चैंपियन बन जाएंगे, और फिर हम इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। और शायद एक बहुत ही सटीक
सफल पटकथा राइटर यानी स्क्रीन प्ले राइटर, फिल्म लिखने वाला व्यक्ति जिस तरह से एक बहुत ही सुपर डुपर फिल्म की कहानी लिखता है ना, वैसे ही वो कहानी उस रात कंसीव हुई होगी और उसको एग्जीक्यूट किया भारतीय टीम ने 29 तारीख को, जब भारतीय टीम चैंपियन बनी और फिर उन दोनों ने संन्यास लिया। खैर चलिए, अब ओपनिंग की बात हो रही थी, यशस्वी से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि यशस्वी भवा वही जो है एक तरीके से पहले दावेदार भी हैं और आंकड़े उनके स्क्रीन पर हैं आपकी। 98 मैच अभी तक खेले हैं, 2757 रन है, स्ट्राइक रेट है 148.86, 16 हाफ सेंचुरीज हैं और शतक जो उनका बेस्ट स्कोर है इस फॉर्मेट में वो 124 रन है। कहीं से कोई घबराने की, परेशान होने की, चिंता करने की बात ही नहीं है। यह खिलाड़ी अपने आप में इतना सक्षम है कि वो ठीक है, आप किसी से तुलना ना करें, लेकिन वो अपने आप में यशस्वी जायसवाल इतना सक्षम खिलाड़ी है कि वो आपको किसी की कमी महसूस नहीं होने देगा। बिल्कुल सर, कमाल के खिलाड़ी हैं। मैं तो बहुत इंप्रेस्ड रहा हूं इनसे, स्पेशली जब भारतीय टीम के लिए खेले हैं। लगातार पिछले 1.5-2 साल में ही इनको मौका खेलने का मिला है। बार बार वो उस इंटेंट की बात होती थी। 2022 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जब हम हारे, उसके बाद से ये एक इंटेंट की डिबेट शुरू हुई कि भाई हम उस इंटेंट के साथ क्यों नहीं खेलते हैं। पहले 6 ओवरों में हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, हमारे पास टॉप 3 में 2-3 एंकर प्लेयर्स हैं, वो हमें नहीं चाहिए। इंटेंट के साथ खेलना है, पहले 6 ओवर को यूटिलाइज करना है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, जो कि आप देखेंगे बहुत मस्कुलर नहीं है, ऐसा नहीं है कि पावर हिटिंग करते हैं, आते हैं जब भी मौका मिलता है। सर, जिस तरीके से लगातार बाउंड्री बॉल्स निकालते हैं, पहली गेंद से ये खिलाड़ी अटैक करने के लिए जाता है और अगर ये 6 ओवर तक भी टिक जाते हैं, ये हमने राजस्थान के लिए भी देखा, राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में खेलते हैं और टीम इंडिया के लिए भी खेला, जब तक रहते हैं लगातार स्ट्राइक रेट को मेंटेन किए रहते हैं। 150, 60, 70 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं और T20 क्रिकेट के लिए बड़े ही सूटेड ओपनर है। इनफैक्ट भारतीय टीम के साथ आए भी थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे, भाई आपके सामने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी थे तो कहां मौका मिल पाता, लेकिन फिर भी भारत अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, ये दोनों खिलाड़ी जा चुके हैं। मुझे लगता है एक स्पॉट तो यशस्वी ने फिक्स कर रखा है सर, ये स्पॉट नहीं जाने वाला है। यशस्वी जायसवाल ही भारतीय टीम के T20I में अब परमानेंट ओपनर के तौर पे खेलते नजर आएंगे, ये मेरा मानना है। आंकड़े आपकी स्क्रीन पे है, कमाल के आंकड़े हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके का ये खिलाड़ी है, आपको अगला वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रांजिशन फेज से निकल के जाएंगे। आपको पता है कि ये जो खिलाड़ी है ये सीखा हुआ खिलाड़ी है। T20 की बात करें, IPL की बात करें, इंडियन क्रिकेट की बात करें, 2 साल बाद और बेहतर मैच्योर हो जाएंगे। तो बहुत सारी टीमें होती है सर, ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा, वो जो ट्रांजिशन फेज होता है वहां पे शायद टीमों को मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन यहां पे मुझे लगता है कि टीम इंडिया को उस फेज से गुजरना नहीं पड़ेगा और यशस्वी जायसवाल जो हैं वो एकदम टॉप स्पॉट के लिए रेडी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी हैं, इस फॉर्मेट के लिए रेडी हैं और 2 साल बाद तो और मैच्योर हो ही जाएंगे सर। बिल्कुल, 2 साल बाद और मैच्योर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह का उन्होंने अपना छोटे से समय में जिस तरह से अपनी साख कमाई है, जो विश्वास जीता है अपनी टीम का, अपने कप्तान का, अपने कोचेस का और सबसे बड़ा क्रिकेट फैंस का, वो भरोसा उनके साथ है। और ये पूरा का पूरा जो खेल है ना, वो भरोसे का ही है। बिल्कुल, आप फैंस आप पर भरोसा करते हैं और आप उस भरोसे को लेकर मैदान में जाते हैं, फिर आप रन्स करते हैं, अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। अपना प्रोफाइल तो बड़ा होता ही है एक क्रिकेटर के तौर पे, साथ ही साथ फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी पूरी होती हैं। अगले खिलाड़ी जो है हमारे हैं वो है शुभमन गिल। भाई उनको भी युवराज सिंह कहते हैं कि अगले लेजेंड खिलाड़ी हैं, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। उनके भी स्टैट्स आपको दिखाते हैं, फिर बातचीत करेंगे उनकी परफॉर्मेंस पर। T20 जो अभी तक उन्होंने खेले हैं टोटल वो 138 मुकाबले खेले हैं सर, 4228 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें जो ऑब्वियसली T20 में मैटर करती है, 137.18, अर्धशतक 24 हैं, बेस्ट इनका भी 129 है सर। मतलब पिछला IPL जो गया था उसको अगर निकाल दें एक बार, तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल ने 890 रन बनाए थे एक IPL सीजन में, और ये काम शायद अभी तक विराट कोहली के अलावा कोई भी नहीं कर पाया IPL में। एक IPL सीजन में इतने सारे रन, 800, ऑलमोस्ट 900 के पास पहुंच गए थे। कमाल का एक खिलाड़ी है। इनको तो हम सर कप्तानी की श्रेणी में भी, हमने जो स्टार्टिंग में बात की शो में, ये तो अगले कप्तान भी बन सकते हैं। मतलब उम्र इनके साथ है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुके हैं सर। इनको ज़्यादा स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सी 24 साल के हैं शायद, और इतनी जितनी इनकी उम्र है उस हिसाब से तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खेलते हैं और तीनों फॉर्मेट में अच्छा खासा डिसेंट एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस इनको हो चुका है। टेस्ट टीम में अब 1 डाउन उतरते हैं। आप देखेंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, अगर ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो वहां पे तो फिक्स्ड ओपनर है भारतीय टीम के, टॉप स्पॉट लेके रखते हैं अपना ओपनिंग, और अब धीरे धीरे रोहित शर्मा चले जाएंगे तो इनका स्लॉट तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये किस तरीके से स्टार्ट देते हैं। T20 क्रिकेट में थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को लेके मामला फंसता है सर, लेकिन इंटरेस्टिंग है देखना, क्योंकि जब खेले हैं तो बेहतरीन खेले हैं, खिलाड़ी कमाल के हैं, लेकिन वही थोड़ा सा स्ट्राइक रेट वाला मसला फंसता है। और अगर जिस तरीके से गेम बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है, आप लगातार स्ट्राइक रेट के लिए देखते हैं, आप इंटेंट वाले खिलाड़ी देखते हैं, एंकर रोल प्ले करने वाले खिलाड़ी आपको कम चाहिए, उतने ज्यादा नहीं चाहिए, इंटेंट वाले खिलाड़ी चाहिए जो लगातार हिटिंग करते रहे, रन रेट को मेंटेन किए रखे रहे। और वहीं पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क शुभमन गिल को लेके आ जाता है, फिर चाहे इंडियन क्रिकेट फैंस की बात करें या इंडियन टीम के भी की सोच को भी समझ में आ जाता है किस तरीके से टीम इंडिया सोच रही है। क्योंकि अगर इतना ही होता तो शुभमन गिल शायद भारतीय टीम के साथ ट्रैवल करते, लेकिन वो ट्रैवल रिजर्व्स में गए थे और 15 के स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल को जगह मिली थी, तो वो इंटेंट के लिए ही, इंटेंट के साथ टीम जा रही है और ये चीज बड़ी क्लियर है। थोड़ा सा अगर स्ट्राइक रेट पे अपने काम कर लेंगे तो मतलब नो डाउट लेजेंड खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और अगर आप इंटरनेशनल मैचेस की बात करेंगे ना आयुष, तो वहां पर 14 मैचेस हैं, 335 रन है, और वहां जो स्ट्राइक रेट है वो 147.57 की है। ये हम उनके ओवरऑल T20s की बात कर रहे हैं, उन्होंने जितने भी T20 खेले हैं इसमें आईपीएल भी शामिल है। इंटरनेशनल में जब वो आते हैं, जो 14 मैच का मैंने जिक्र किया, वहां का जो आंकड़ा है वो बहुत बताता हूं एक बार। 14 मैचेस हैं, 335 रन है, वहां भी एक 126 रन की नॉट आउट इनिंग है, और वहां जो स्ट्राइक रेट है वो स्ट्राइक रेट जो बात आप कह रहे हैं कि 147.57, यानी लगभग 10 नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो वो फिर वो 150 के आसपास का आ जाता है, जिसको हम आज की तारीख में T20I में एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा स्ट्राइक रेट मानते हैं, कैसा स्ट्राइक रेट मानते हैं जो डिसेंट है। अगले जो खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर आप एज एन ओपनर बात करना चाहेंगे, वो हैं ऋतुराज गायकवाड़। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, उनके भी आपको स्टार्ट्स दिखाते हैं और फिर उन पर बातचीत आगे करेंगे। 136 मुकाबले हैं सर, 4618 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 139.18 है। और एक और चीज बता दें कि इसमें सारे मैचेस इंक्लूडेड हैं, उनके आईपीएल के मैचेस भी इंक्लूडेड हैं। 31 अर्धशतक लगाए हैं, 123 पे नॉट आउट इनका बेस्ट है। सबसे अच्छी बात इस खिलाड़ी की लगती है एलिगेंस है इनके पास, नो डाउट। वो बाकी खिलाड़ियों में भी है जिनकी इसके पहले हमने बात की, लेकिन बहुत जल्दी गियर चेंज करना जानते हैं। अगर एंकर इनिंग खेलनी है तो वो भी खेल सकते हैं, और गियर जब चेंज करते हैं तो इतनी स्मूथली छक्के लगाते हैं। बॉडी बहुत ऐसे मस्कुलर नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से छक्के लगाते हैं, बहुत तेजी से अपनी पारी को आगे लेके जाते हैं। कमाल के मैच्योर खिलाड़ी हैं, लेकिन उम्र थोड़ी सी बाकी दोनों खिलाड़ियों के कंपैरिजन में इनकी ज्यादा है। अगर अपने बेहतर प्रदर्शन मतलब करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी भारतीय टीम के लिए, लेकिन इनको अभी मौके को खींचना होगा सर थोड़ा सा। मुझे लगता है कि जो तराजू है वो इनकी तरफ अभी टिल्ट हुआ नहीं है। इनको लगातार जब भी मौके मिले तो उस तरीके का प्रदर्शन ये नहीं कर पाए जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी। आईपीएल में कमाल के खिलाड़ी हैं, सीएसके के अब तो कप्तान भी हो गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल में अभी भी इनको थोड़ा सा साबित करना बाकी है सर। इंटरनेशनल में जब भी मौका मिलता है तो अभी तक शाइन नहीं कर पाए, और देखिए इतना ज्यादा कंपटीशन है कि जो भी आपको मौके मिलते हैं, आप कह सकते हैं कि आपको कम मौके मिले, लेकिन अब ऐसे ही मौके मिलेंगे आपको। और ये एज अ कैप्टन, एज अ मैनेजमेंट एक अच्छी चीज है कि आपको पता है कितने सारे खिलाड़ी हैं उस स्लॉट के लिए, तो उनमें से आपको चुनना है, ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं। लेकिन एज अ प्लेयर अगर आप सोचेंगे तो आपको जो भी मौका मिलता है उसको अपना आखिरी मौका समझ के परफॉर्म करना चाहिए। और फिलहाल जिन 3 लोगों की हमने बात की उसमें इनकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी मैं उनको नीचे रखूंगा सर। बिल्कुल, लेकिन 19 T20Is खेले, मतलब भारत के लिए 19 T20 खेले उन्होंने, उसमें 500 रन है उनके, और इस आंकड़े के साथ दावा उनका भी है, दावा मजबूत है। अब आगे सेलेक्ट करना होगा सिलेक्टर्स को और भारतीय टीम के थिंक टैंक को कि वो कहां पर जाकर अपना भरोसा जताते हैं, अपना विश्वास जताते हैं। एक नाम और है इसमें, और वो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी आईपीएल जब हम लोग खेल रहे थे तो एक टीम थी, मैं सवाल पूछूं, अरे ये देखिए नाम ही आ गया उनका, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले चलिए पढ़ दीजिए आंकड़े। 104 मुकाबले हैं सर, 2671 रन, 153.59 का स्ट्राइक रेट। इस पे नजर डालिएगा, स्ट्राइक रेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये ओवरऑल आंकड़े हैं, इसमें आईपीएल के मैचेस भी हैं। 16 अर्धशतक है, 112 हाईएस्ट स्कोर है। सर इस खिलाड़ी से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं। मुझे लगता है कि अगर दूसरे ओपनर की हम बात कर रहे हैं ना, शुभमन गिल 1 डाउन आ सकते हैं अगर
जगह बने तो। हालांकि ये इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि अब जो भारतीय टीम का जो पोजीशनिंग है वो इसी तरीके की रहेगी कि आपको ऋषभ पंत नंबर 3 पे, सूर्या 4 पे, हार्दिक 5 पे ऐसे नजर आएंगे। मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल स्कोप नहीं है, तीनों कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर इनको मौका मिलता है, सर अभिषेक शर्मा जिस तरीके के इंटेंट की बात होती है, गेम जहां पे पहुंच चुका है, पहली गेंद से हिटिंग वाले खिलाड़ी हमको चाहिए होते हैं। आप जरा एक बार सोच के देखिए, एक तरफ से यशस्वी हैं, एक तरफ से अभिषेक शर्मा होंगे और दोनों अपनी हिटिंग कर रहे हैं, तो मुकाबला कहां पे जा सकता है। मतलब जो सनराइजर हैदराबाद के लिए काम ये करते हैं, ज्यादा नहीं, एक अभी तो खैर बहुत इमेच्योर होंगे, अभी इनको और मैच्योरिटी की जरूरत है, लेकिन अगर 1-2 सीजन और आईपीएल में डोमेस्टिक में बेहतर कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया खेलने से इनको कोई रोकेगा नहीं। बहुत कमाल का खिलाड़ी है, बहुत कमाल का टैलेंट है। और सर एक चीज जिस पे मैं फोकस करना चाहूंगा, जो अभी तक 3 खिलाड़ी जिनका हमने नाम लिया है, गेंदबाजी कोई नहीं करता उसमें से, इनके पास ये एडवांटेज है अगर ये खिलाड़ी होता है, क्योंकि इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम बड़ी 2011 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार रही है कि हमारे टॉप 6 में 2 ओवर कराने वाला भी कोई गेंदबाज नहीं होता है, कोई खिलाड़ी नहीं होता है ऐसा बैट्समैन जो गेंदबाजी कर ले। ये ऑन अ गिवन डे एक स्पिनिंग ट्रैक पे आपको अच्छा खासा पूरे 4 ओवर का कोटा भी दे सकते हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। उम्र में सबसे छोटे हैं, इनफैक्ट जितने खिलाड़ियों की हमने बात की वहां पे, तो बहुत अच्छा टैलेंट है। और सर बहुत बड़ी बात है, मतलब आसान नहीं है कि आपकी टीम में ट्रेविस हेड जैसा खिलाड़ी है ओपनिंग करते हुए, लेकिन आप उनसे भी ज्यादा तेजी से रन बना रहे हैं, उनसे भी ज्यादा स्ट्राइक रेट से। पूरे आईपीएल में हमने देखा ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट थी इनकी, जिसको मेंटेन करके रखा था थ्रू आउट द टूर्नामेंट। कमाल का खिलाड़ी है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को सर मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इनको साबित भी करना पड़ेगा। एक आधा सीजन और कंसिस्टेंटली अगर परफॉर्म करते हैं तो बिल्कुल इनका नंबर आ सकता है। बल्कि इसीलिए जिम्बाब्वे के खिलाफ जो अभी सीरीज हो रही है, उस सीरीज में टीम में चुने गए हैं, हम उनका नाम, उनके नाम पर चर्चा या इस डिस्कशन में हम उनका नाम लेकर ही इसीलिए आए क्योंकि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में आ चुके हैं। exactly. और यही बात थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे ना कि 2 साल बाद वर्ल्ड कप है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी तैयारी हम जो है वो अगले साल शुरू करेंगे। तैयारियां आपको आज से शुरू करनी पड़ती है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आप तैयार करते रहिए और आप जिस तरह से अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाफ कोई सीरीज हो, आप वहां एक टीम भेजते हैं, वो टीम जाकर परफॉर्म करती है, वहां से आप 2-3 नाम उठाते हैं, फिर उसको आप मेन टीम में इंक्लूड करते हैं। यही शफलिंग तो सेलेक्टर्स का काम है, यही करने के लिए यही प्रोसीजर भी है, यही प्रोसीजर भी है और यही उनको करना भी है, और इसीलिए उनको चुना गया कि वो। और सर तैयारी इसलिए भी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी कि अब 2 बड़े खिलाड़ी हमारे पास नहीं है। अब सेलेक्टर्स का काम, मैनेजमेंट का काम, कोच का काम और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस, वो मैच्योरिटी आपके पास अब नहीं है कि ऑन ग्राउंड रोहित शर्मा, विराट कोहली आपको समझा लें, वहां पे भी थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मुझे लगता है तैयारी सर बिल्कुल शुरू करी दी होगी, दिमाग में चीजें तो चली रही होंगी। बिल्कुल। और वो जो अभिषेक का नाम आया है, आप सोचिए इस सीजन में 277 रन बन सकते हैं 20 ओवर में, बनाए उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड के साथ मिलकर। उसके बाद कहा नहीं 277 भी कम लग रहा है, ये दिल मांगे मोर, तो 287 बना दिए साहब। एक मैच में तो इतने रन बना दिए कि केएल राहुल को डांट पड़ गई अपने मालिक से। दिल्ली के खिलाफ 5 या 6 ओवर में 100 रन बन गए थे, 5 ओवर में, हाँ 5 ओवर में 100 रन बना दिए। तो मतलब ये वो खिलाड़ी हैं जो ऑन अ गिवन डे ये उस प्रोसेस से ही जा रहे हैं कि मैं ओपनर हूं, मुझे जाते ही ना तबाही मचा देनी है। अपने जमाने के सहवाग कह सकते हैं इनको, क्योंकि सहवाग जब चलते थे या तो मुकाबला वन साइडेड कर देते थे। उससे पहले के जमाने के श्रीकांत भी कह बिल्कुल बिल्कुल, जब चलते थे तो वन साइडेड कर देते थे मुकाबला, उस तरीके के खिलाड़ी हैं। उम्मीदें बहुत है अभिषेक शर्मा से, और सर गेंदबाजी का ऑप्शन जो एक देते वो हैं, आपने बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई एक ऐसा बल्लेबाज जो इतनी तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी करने के साथ साथ 1 ओवर भी फेंक दे, 2 तो चलिए ज्यादा हो गया, 1 ओवर भी मैच का निकाल दे, 20 ओवर की बात कर रहा हूं, तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा है। तो बहरहाल अब शो को कंक्लूड करते हैं। 2 खिलाड़ी जो भारत के महानतम खिलाड़ियों में शुमार होने वाले रहे, और जब खत्म होगा उनका करियर ओवरऑल, जब खत्म होगा तो होंगे भी, उन्होंने T20 से संन्यास लिया। उसके बाद 2 चीजें निकल कर आई, पहली कि कप्तानी अब किसकी ओर जाएगी, और दूसरी कि अब टीम का ओपनर कौन होगा। दोनों ही ऑप्शंस पर हमने शुरुआत में बात कर ली, कप्तानी के विकल्प कौन कौन से हैं, और फिर ओपनर्स पर भी बात कर ली। कोशिश यही थी कि एक क्लियर पिक्चर बनाई जाए, एक समग्र तस्वीर बनाकर आपके सामने रखी जाए, ताकि आप अगर इस विषय में सोच रहे हो तो हमारे शो को देखने के बाद आपको कुछ इनपुट मिला हो। आपको ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, आपका कोई सुझाव है जरूर दीजिए। जिस तरह का प्यार आपने हमें T20 वर्ल्ड कप के दौरान दिया है, हम उसके आभारी हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो प्यार हमें अभी और चाहिए, क्योंकि अभी हम ना थोड़ा, हमारे कदम अभी नए नहीं हैं, हमारा चैनल अभी बहुत कोई पुराना नहीं है, तो जितना आप प्यार देंगे उससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और अच्छी कवरेज के साथ आपसे हमेशा जुड़ेंगे। इसी वायदे के साथ इस शो में इतना ही। मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।
के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।